अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानूनी बिल पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया है। 8 रुकनी लार्जर बेंच ने आज चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में इन दरखास्तों पर समाअत की। समाअत के बाद 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। उस हुक्मनामे में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानूनी बिल के खिलाफ 3 दरखास्तों पर समाअत अब 2 मई को होगी और इस दौरान अगर सदर मुमलिकत साहब दस्तखत करें या ना करें, इस पर अमल दरामद रोक दिया गया। हुक्मनामे में यह कहा गया है कि बादियो नजर में अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात में मदाखलत है ये कानूनी बिल और इस दौरान अबूरी हुक्मनामा जारी करना जरूरी है। यह अहम खबर है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और कौमी असम्बली के इजलास में पार्लियामेंट की बालादस्ती और चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस से मुतल्लिक 8 रुकनी बेंच को तहलील करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि पार्लियामेंट आइन साज इदारा है और इसका आइन साजी का इख्तियार पार्लियामेंट का है, जिसमें मदाखलत नहीं हो सकती। इस करारदाद में सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत को तशवीश की नजर से देखा गया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा गया है कि वो गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। इलावाजी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन अखराजात के लिए जो 21 अरब रुपए का बिल था उसे भी कौमी असम्बली ने आज मुस्तरद कर दिया। आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 अप्रैल के फैसले में कहा था कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 21 अरब रुपए रिलीज करे 10 अप्रैल तक, ताकि वहां पर पंजाब में 14 मई को इलेक्शन का इनेकाद हो सके। आज कौमी असम्बली ने इस बिल को मुस्तरद कर दिया है। यह भी यहां आपके सामने रखते चले बात कि कल यानी आइंदा कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी कानून, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक को चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में नोटिस जारी करके तलब किया है और उनसे यह पूछा जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था उस पर अमल दरामद क्यों कर नहीं हुआ। लिहाजा इस वक्त सिचुएशन बहुत से माहिरीन के मुताबिक एक्सप्लोसिव नजर आती है। मुकन्ना और अदलिया आमने सामने नजर आ रही हैं। आज की जो डेवलपमेंट्स है इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और जो शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें टीवी वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब। आप जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब, आपने हमें वक्त दिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं साकिब बशीर साहब, आप कोर्ट रिपोर्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उस पे आप रिपोर्टिंग करते हैं और बड़े कुलमश सहाफी हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। और दौरान प्रोग्राम हमें पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन ज्वाइन करेंगे जिन्होंने आज हड़ताल की कॉल भी दी हुई थी। दीगर जो रहनुमा है उनको भी शरीक गुफ्तगू करेंगे। जो मौजूद मेहमान इस वक्त मौजूद हैं उनको वेलकम करते हैं। कामरान मुर्तजा साहब, सर आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आज आप लोगों ने हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिन में और उन्होंने कहा कि ये जो 8 रुकनी बेंच है आप इसको मुस्तरद करते हैं। उसके बाद कामरान साहब अब हमने देखा जो 8 रुकनी बेंच उनका हुक्मनामा जारी हो गया है और उन्होंने जो बिल आप लोगों ने मंडे को पास किया 10 अप्रैल को, जिस दिन दस्तूर पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाई गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच ने उस पर अमल दरामद रोक दिया और 2 मई को कहा है कि दोबारा समाअत होगी। तो सर कैसे इस तमाम चीज को आप देख रहे हैं? आप मुस्तरद कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो आप लोगों ने बिल पास किया उस पर अमल दरामद को रोक रही है, यानी कि अब आप लोग आमने सामने हैं। माशाल्लाह जी, जिस पार्लियामान ने ये दस्तूर बनाया था उसको कानून साजी से उसके कानून को रोक दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है। वो कानून अभी तक बिल की शक्ल में है, कानून नहीं है। और ये एक पाकिस्तान की तारीख़ में एक और जो है ना अहम डेवलपमेंट के तौर पे जो है ना हमेशा देखी जाएगी। इसको भी जो है ना पता नहीं कौन से हरूफ में लिखा जाएगा। और ये यकीनन आज एक तारीख़ी वाक़या हुआ है। वैसे आप शुरू से अगर देखें तो ये तो मामला तो गुज़श्ता 5-7 साल से जो है ना वो इसी तरह से पॉलिटिकल शेपिंग और रीशेपिंग जो है ना वो हम इसको कह सकते हैं किसी न किसी हवाले से हुई है। मगर आप बहुत अगर माजी करीब में आएंगे तो फिर ये पार्लियामान को 1 साल के अंदर 3 दफ़ा पार्लियामान के 3 हिस्सों को, पार्लियामान के 3 हिस्सों को नहीं, पार्लियामान के एक हिस्से और उसके साथ जो है ना वो 2 सूबाई असम्बलियों को तोड़ा जाना जो है ना ये भी यकीनन किसी दुनिया की तारीख़ में किसी एक शख्स की ख्वाहिश के ऊपर एक साल के अंदर ये भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो है ना वाक़या दर्ज करने के काबिल है। और उससे पहले जब एक गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो सकती थी या हो गई थी, उसको 63A की उसको री राइटिंग की शक्ल में जिस तरह से वो फारिग हुई है उसको भी जो है ना वो आप
कभी ना कभी जो है वो जब तारीख़ लिखी जाएगी तो उसको भी जो है ना एक तारीख़ी तनाजुर में देखा जाएगा। तो ये सारे ऐसे वाक़यात हैं जिसको आप तारीख़ी तनाजुर में देखेंगे। मैंने आज का दिन जो है एक अजीब उसको जो है ना वो देखा जब कल जो मुझे जो ये बेंच की फॉर्मेशन भिजवाई गई और मैंने देखा कि इस बेंच की फॉर्मेशन में एक लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखते हुए एक शख्स के तौर पे, भले एक कमज़ोर तरीन शख्स के तौर पे, मगर मैं उस बेंच की फॉर्मेशन को जो है वो किसी लीगल हवाले से समझ नहीं पाया, या मैं किसी और हवाले से उसको समझ पाया। तो ये जो है ना एक्सपेक्टेड था सारा कुछ जो कुछ हुआ, मगर ये इस मुल्क की बदनसीबी में एक बदनसीबी का मजीद इजाफा है। कामरान साहब, अब ये बताएगा कि आप लोग एक तरफ मुस्तरद कर रहे हैं बेंच को, करारदाद पास करवा रहे हैं कि इसको तहलील किया जाए, दूसरी तरफ वही बेंच जो है वो जो आप लोगों का कानूनी बिल है जो पार्लियामान ने पास किया उस पर अमल दरामद रोक रहे हैं, और जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्द-बदल का जो इख्तियार है वो लिया जा रहा है। और साथ में उन्होंने कहा कि बादियो नज़र में ये अदलिया के मामलात में मदाखलत है। आप लोग कह रहे हैं कि अदलिया पार्लियामान में मदाखलत कर लिया, अदलिया जो है वो कह रही है कि आप लोग उनके इख्तियार में मदाखलत कर रहे हैं। सर, तो ये जो सिचुएशन है, ऐसी सूरत हाल में अब हुकूमती इत्तेहाद के पास ऑप्शंस क्या है इस वक्त? देखिए, वो मीर जो हैं बहुत सादा हैं। क्या वो इख्तियारात लेके हमने अपने पास रख लिए? क्या इख्तियारात को जो है ना हमने जो गुज़श्ता 25-30 सालों से जिसका मुतालबा तमाम बार्स करती आई हैं और जिसके ऊपर इजमा था वकला का या लीगल फ्रेटर्निटी का कि ये जो कुछ जो है ना वो एक शख्स में जो इख्तियारात का जो है इज्तिमा है ये दुरुस्त नहीं है, क्या उसको हमने उनसे लेके कहीं अपनी किसी और दोस्त को किसी और के हवाले कर दिया? अगर ऐसा है तो यकीनन इसके ऊपर जो है किसी को एहतजाज का भी हक़ है, उसके ऊपर जो है ना बात करने का भी हक़ है। अगर एक शख्स का इख्तियार जो है एक कमेटी को, यानी एक इनफरादी दानिश की बजाय इज्तिमाई दानिश को, और वो सीनियर तरीन लोगों में जिसमें वो ख़ुद भी शामिल है, अगर उसमें अगर वो किया है तो पता नहीं कौन सी ज़्यादती की है। इसके बाद जो है ना वो अगर कहीं पे राइट ऑफ अपील जो है जो कि दुनिया में हर जगह हुआ करता है, अगर कहीं पे मैसर नहीं है और बावजूद मुतालबों के जो है ना आप मैसर नहीं कर रहे 25-30 सालों से, और उसका बेजा और हर तरह का इस्तेमाल भी हुआ है, तो अगर उसको किसी पार्लियामान ने जो है उसको किसी सूरत में ले आए हैं तो भी क्या उसमें ज़्यादती हुई है? देखिए, इस पूरे कानून में जो है वो एतराज़ात सिर्फ लोग दो तरह के कर रहे हैं। एक ये कंटेंट पे किसी का एतराज़ नहीं है, वो कहते हैं बहुत अच्छे हैं, इसके मंदरजात जो है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मासवाए दो जगह पे। एक ये कहते हैं कि जी इसको दस्तूरी शक्ल में, दस्तूरी तरमीम की शक्ल में लाते। ये दस्तूरी तरमीम की शक्ल में जो है ना ये मैंने पहले भी शायद आपको बताया, मैंने इसमें मूव करवाया था वाइफ से, और ये राइट ऑफ अपील जो है ना प्रोवाइड करने की दस्तूरी शक्ल में कोशिश की थी। उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वज़ीर कानून ने कहा कि ये जजेस नाराज़ हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि जजेस जो है ना वो ठीक कहते हैं कि जजेस नाराज़ हो जाएंगे। जब इसको बाद में पार्लियामान ने इज्तिमाई शक्ल में ला के इसको मंजूर कराने की कोशिश की तो उन्होंने उसका ये अशर किया। तो ठीक है, एक शख्स के इख्तियार को अगर 3 लोगों में बांटा जाए और उसको फिर 8 लोग बैठ के जो है ना वो कहें कि नहीं ये आपने गलत किया, या कहीं मैं सर आपके पास आता हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं दोबारा लौट के आते हैं, आपने नुक्ता उठाया, मैं दोबारा आपका सकता हूँ कामरान साहब, मैं आपके दोबारा आते हैं, आपका मौक़िफ़ मैंने जाना है। मैं चाहूंगा कि इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी रह चुके हैं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल भी हैं। इरफान कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरफान कादिर साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, और सर जो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का तहरीरी हुक्मनामा है उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि उन्होंने तो जो पार्लियामान ने लेजिस्लेशन की थी जिस पे सदर साहब ने अभी दस्तखत नहीं किए उसको मुअत्तल कर दिया है ताहुक्म सानी, और 2 मई को दोबारा तारीख मुकर्रर की है। सर, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि यह बादियो नजर में अदलिया के मामलात में मदाखलत के तौर पे देखा जा रहा है, और इस पे अबूरी हुक्मनामे के अलावा कोई और चारा नहीं था। तो मैं आपका मौक़िफ़ जानूंगा, अब इस वक्त क्या सिचुएशन और क्या लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं इस वक्त गवर्नमेंट के पास आपकी राय में? देखिए, लीगल ऑप्शंस तो ये तो एक इन्होंने कमाल ही कर दी है। अच्छा, सबसे पहले तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस के उन अहकामात को वायलेट किया जिसमें कहा गया था कि ये जो हमख्याल बेंचेस हैं ये ना बने जी। उसके बाद इन्होंने पार्लियामान पे चढ़ दौड़े हैं कि पार्लियामान की कानून साजी अभी हुई नहीं है, उनको पहले ही रोक दिया। तो ये तो कुछ ऐसी चीज होने जा रही है जो कि कभी दुनिया की तारीख में ना सुनी है ना देखी है। एक नया रिकॉर्ड ऑफ कायम
जी कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा हम करेंगे इरफान कादिर साहब से। दौरान गुफ्तगू कॉल ड्रॉप हो गई, मैं उनके पास दोबारा लौट के होंगे, लेकिन मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट साकिब मैं आपसे जानना चाहूंगा, कामरान मुर्तजा साहब ने भी नुक्ता उठाया और इरफान कादिर साहब भी कह रहे थे बेंच फॉर्मेशन। सर ये बताएगा, क्योंकि आप कवर करते हैं, क्या ये जो 8 रुकनी बेंच है 8 मोहतरम जजेस पर मुश्तमिल, वो ठीक बना है? इस पे क्यों कर इतराज उठाया जा रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस हैं। असल में बुनियादी तौर पर जो सवाल बेंच की फॉर्मेशन पे उठाए जा रहे हैं, ये बेंच बनना जो है वो उसी की दलील साबित करता है कि आपने अपनी मर्जी का एक बेंच बना लिया। अगर इख्तियार है ना चीफ जस्टिस साहब, इख्तियार है, बिल्कुल इख्तियार है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह आज ऑर्डर में भी ये लिखा है कि जो लेजिस्लेशन या कानून साजी पार्लियामान करने जा रही है वो तो सुप्रीम कोर्ट को इटसेल्फ रूल्स बनाने का इख्तियार है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमें इख्तियार है, लेकिन आज तक रूल्स बनाए नहीं गए। अगर मैं बात करूं कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उनके दौर से लेकर आज तक 184(3) हो, जजेस की जो बेंच फॉर्मेशन हो, फिक्सेशन हो केसेस की, तो ये सारी चीजें इस पे क्वेश्चंस आते रहे हैं। जिस तरह कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि बार एसोसिएशंस तमाम जो है वो ये मुतालबा करती रही हैं, तो आज तक लेकिन रूल्स बने नहीं है। रूल्स ना जो है वो 1980 के तहत चल रहे हैं ना, जो रूल्स रेगुलेट होना था, जिस तरह के अभी जो कानून साजी की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने आज के ऑर्डर में यही लिखा है कि जो कानून साजी आप कर रहे हैं हम खुद जो है वो रूल्स बना सकते हैं, हमारा इख्तियार है, तो इसलिए हम ये सारी शिक्कें जो है वो देखेंगे। अगर आप इरफान साहब दोबारा हमारे साथ इस वक्त रिकनेक्ट हो गए। जी इरफान साहब प्लीज अपना आर्गुमेंट मुकम्मल कीजिएगा, लाइन ड्रॉप हो गई थी सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस वक्त इन्होंने अपने 8 जज जो हैं, जो कि हम ख्याल जजेस हैं, उसमें से 4 वो जजेस हैं जो इनके हर बेंच पे साथ होते हैं, और 4 वो हैं जिनको आउट ऑफ टर्न सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया जी। और ये मिसाल बड़ी कम मिलती है इस तरह से कि अपनी मर्जी का बेंच चीफ जस्टिस साहब चुन लेते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी नहीं मानते और वो पार्लियामान को भी नहीं मानते और वो इलेक्शन कमीशन को भी अपने हाथ में ले लेते हैं और उनका काम भी खुद शुरू कर देते हैं, और फिर वो सेक्रेटरी डिफेंस को, गवर्नर स्टेट बैंक को, सबको बुलाना शुरू कर देते हैं जी। तो इससे पहले जो सबसे पहली मिसाल इस तरह की मिलती थी वो जस्टिस सज्जाद अली शाह ने ये कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त बाकी जजेस जो थे वो इकट्ठे हो गए उनके खिलाफ जी और उन्होंने उनको निकाल दिया था। ये 97 की बात है गालिबन जी, 1997 जी जी जी। उसके बाद जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो है उन्होंने ये चीज की और उन्होंने उस वक्त टोटल स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट की थी 29 जी, और उन्होंने जूनियर जजेस जो बाद में अपॉइंट हुए थे वो 13 जजेस को मिला के तो 15 जजेस को निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट के जी। तो अब ये जो है मौजूदा चीफ जस्टिस, इन्होंने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब इन्होंने अब नेक्स्ट स्टेज पे शायद ये सुप्रीम कोर्ट के अपने जज के खिलाफ प्रोसीड करेंगे जिन्होंने कुछ फैसले दिए हैं जिसमें उन्होंने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है, जिस तरह से बेंच बने हैं या जिस तरह से उन्होंने कहा 1 मैन शो जी जी, या जो 4 का फैसला उन्होंने कहा वो तो 3-2 का है जी। तो ये सारे डिफरेंसेस अब वो एक किस्म का, मैं अब मजीद कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन अब देखना ये है कि पार्लियामान को क्या ये ओवर पावर कर लेंगे, अब पार्लियामान का काम भी ये करेंगे, इलेक्शन कमीशन का भी ये करेंगे, हुकूमत भी ये चलाएंगे, कहाँ तक जाएंगे अब ये? मैं तो बस ये खामोशी से देख रहा हूँ। अच्छा, पे ये मैं नहीं कहता कि ये जो कुछ हुआ है ये कोई कानूनी चीज हुई है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, लेकिन किस हद तक अब ये कानून की वायलेशन होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का एक माइंड सेट है, उन्होंने कहा कि आईन हमें दस्तक दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आईन जो है हमारे खड़ा होके हमारी तरफ देख रहा है एज इफ कि हम आईन से मुबर्रा है, हम सुपरा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये कब तक ये जो मुतलकुल अनाम एक सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल एक सुप्रीम कोर्ट इस तरह से कहाँ तक जाएगा, अब ये वक्त ही बताएगा। साकिब अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। मैं बात कर रहा था कि वो जो रूल्स हैं आज तक बने नहीं है। अगर बेंच जो रूल्स बन चुके होते तो मेरे ख्याल में इस किस्म की कानून साजी की जरूरत ही ना होती। अब सिचुएशन ये है कि जो 7 जजेस हैं वो अलग हैं, 8 ये अलग बैठे हुए हैं। अगर 15 जजेस की वो मैं आपको बताऊं तो पहले 8 जजेस में से 3 को इस बेंच में रखा गया और अगले 7 जजेस में से 5 को रखा गया है जो जूनियर हैं।
तो इसी वजह से सवालात भी उठे हैं। और मतलब कि खास जो तौर पहले जो सीनियरिटी में आप बता रहे हैं कि जो 8 जजेस हैं मोहतरम, उसमें इस बेंच में जो 8 तीन जजेस हैं, तीन जजेस तीन हैं, जजेस जस्टिस हैं। जाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और खुद चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस साहब हैं, और बाकी जो 7 जजेस बनते हैं उनमें से 5 जो है वो जजेस इस बेंच में रखे गए हैं। और खास तौर पर उनको इग्नोर किया गया है जिन्होंने चार जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा था, इख्तलाफ किया था किसी भी सतह पर, और उन्होंने जो इख्तलाफी नोट लिखा था उसमें यही फॉर्मेशन, यही बेंचेस की तश्कील और जो कानून साजी हुई है इसके हवाले से उन्होंने लिखा था कि ये चीजें जरूरी है रेगुलेट होना। सर ये आपने हम नुकता उठाया, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे। जो मैं सवाल इरफान साहब से कर रहा था वो मैं कामरान साहब के सामने रखूंगा क्योंकि वो खुद पार्लियामेंटेरियन है इस वक्त, कि क्या एक तरफ तो इरफान कादिर साहब ने कहा कि अब ये देख रहे हैं कि ये मामला किस हद तक आगे जाते हैं, ये उनका ओपिनियन है, और मैं कामरान साहब से पूछूंगा कि किस हद तक पार्लियामान आगे जा सकती है, जिन्होंने आज करारदाद पास की कि जो 8 रुकनी बेंच है उसको मुस्तरद करते हैं, फिर एक करारदाद से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 21 अरब रुपए देने का उसको मुस्तरद करते हैं। तो क्या पार्लियामान भी अपने इख्तियार से तजावज कर रहा है या ये पार्लियामान की डोमेन में है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को करारदादों की सूरत में मुस्तरद कर दे? एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं सारा भट्टी। हम और आप इकट्ठे होंगे रमजानुल मुबारक की बरकत समेटने के लिए पीटीवी न्यूज़ पर ट्रांसमिशन रमजान पाकिस्तान में। इस ट्रांसमिशन में आपकी मुलाकात कराएंगे मारूफ मजहबी स्कॉलर्स से, मुमताज़ शख्सियात से कराएंगे जिन्होंने अपने अपने शोबे में कामयाबी हासिल की। मैंने पाकिस्तान की ख़वातीन को एक ऐसा प्रोग्राम देना है कि जो अपने खुद मुख्तार और अपने पाँव पे खड़ा हो सके। मिलजुल के बैठे तो बहुत सारे रास्ते आते हैं। इस वक्त जो है टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमें सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। रमज़ान में कुरान पाक को पढ़ना चाहिए, वो तो खैर वैसे भी पढ़ना चाहिए। और हम आपके साथ शेयर करेंगे तिब्बी मशवरे, हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स एंड लॉट्स मोर। लेकिन सबसे मजे की बात, हम आपके साथ शेयर करेंगे लाइव कुकिंग में नित नए पकवान जो आप सहरी और अफ्तारी दोनों में बना सकें। माह सयाम में आपने रहना है पीटीवी न्यूज़ के साथ रमजान पाकिस्तान में। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। ऐ अल्लाह मुझे आग से पनाह में रखना। मकाम होगा। जी वेलकम बैक। कामरान साहब, मैंने ब्रेक पर जाने से कबल ये सवाल छोड़ा था, सर पार्लियामान भी क्या अपने इख्तियारात में रहकर ये तमाम करारदादों की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात बेंचेस को मुस्तरद कर रहे हैं? क्या इसका मजाज है? देखिए, जब कोई फैसला आ जाए तो उसके ऊपर इवन मैं और आप भी अपनी राय दे सकते हैं। करारदाद जो है वो एक राय है तो ये पार्लियामान ने अपनी राय दी है उन फैसला जात के बारे में, उन मामलात के बारे में, और जो कि हो रहे हैं और जिसको पार्लियामान ये समझती है
कि ये मामला जो है ये तजावुज़ की शक्ल जो है ना वो इख्तियार करता जा रहा है। देखिए मैं तो आपको कुछ वाक़यात याद दिलाता हूँ। यहाँ पे 90 डेज़ का कहते हैं कि जी 90 डेज़ जो है ना वो लिखे हुए हैं, वो दस्तूर में लिखे हुए हैं, तो 90 डेज़ तो जो है बिल्कुल जो है ना वो पता नहीं क्या हो गया। मुशर्रफ साहब को कितने साल दिए थे आपको याद है? इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे ना, 3 साल दिए थे ना जी, याद है आपको? उसके बाद उमरानी हुकूमत में जब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन की बात हुई थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट हुई थी, करवा पाई थी ये? उस वक्त तो कोई ना सस्पेंशन थी ना कोई और प्रॉब्लम था। तो ये सारी बातें जो है ना वो ये माजी का हिस्सा है। अब बात यह है कि इस कानून में, जिस कानून से जो है ना वो सारे एकदम सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो इसको मुदाखलत समझने लग गई है, मैं मुतालबा करूँगा हुकूमत से, आपका सरकारी चैनल है, हुकूमत से मैं मुतालबा करूँगा कि ये इसको उर्दू, अंग्रेज़ी और मुकामी ज़ुबानों में पहली जमात से लेकर यूनिवर्सिटी के बच्चों तक को सबको जो है ना ये जो इस कानून में लिखा गया है सब ज़ुबान में पढ़ाया जाए, ताकि उनको पता चले कि इसमें क्या था और इसके बावजूद जो है ना इसको किस तरह से इसका हशर किया गया या इसको किस तरह से सस्पेंड कर दिया गया, किस तरह से बेंच बना। तो ये सब जो है ना ये पूरे पाकिस्तानी कौम के बच्चों को इस कानून को पढ़ाया जाए, ताकि वो इसमें कोई काबिल एतराज़ बातें हैं तो वो भी अपना माइंड अप्लाई कर सकें। ये तमाम की तमाम बार्स का मुतालबा है। ये इवन उनका भी मुतालबा था जो हमारे मुखालिफ आके जो है ना वो लीगल फर्टिनिटी से बात करते हैं, फिर उनके पास जब और कोई जो दलील ख़त्म हो जाती है तो फिर दलील यहाँ से शुरू होती है, नहीं आप दस्तूरी तरमीम लेके आते। वो पता है कि इस वक्त हाउस जो है ना उसमें जो है वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो चूँकि नहीं ला सकते तो अब वो मामले को फिर इस तरह मोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यकीनन जो है ना ये कौम की कंजम्पशन के लिए, बच्चों की कंजम्पशन के लिए, आने वाली नस्लों की कंजम्पशन के लिए इसको जो है ना इसमें हर शख्स को पता होना चाहिए कि पार्लियामान क्या कानून लाई थी और उसके साथ क्या किया गया, ताकि कामरान साहब ये तो आपने बता दिया, आपने एक आपने सर सजेशन दिया जान पाए। जी सर, आपने सजेशन दे दिया है। मैं ये जानना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के जो सर आर्टिकल 191 है, आइन का जो आर्टिकल 191 है, माजरत के साथ रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये जो इस पे लिखा है सब्जेक्ट मेरे सामने पड़ा हुआ है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ द सुप्रीम कोर्ट मे मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। तो इसमें तो इसका मतलब है ये सुप्रीम कोर्ट का इस्तेकाक है। क्या मैं इसको सही रीड कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट मजाज है अपने हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के हवाले से? इसको दोबारा पढ़िए, जरा आराम आराम से पढ़िए, मेरे साथ मिलके पढ़िए। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जी, यानी किस चीज के ताबे? आइन, दस्तूर के ताबे एंड लॉ, यानी दस्तूर और किसी कानून के ताबे सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स। तो किस चीजों के ताबे जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाने हैं? इस दस्तूर के, ये जो किताब आपके सामने अगर पढ़ी हुई है, और वो लॉ जिसका ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया, जो पहले वजूद नहीं रखता था, जिसको बनाया इस पार्लियामान ने। तो ये कानून के ऊपर जो है ना वो एतराज़ात आ सकते हैं कि जी ये ठीक था, ये नहीं था, मगर ये एतराज़ तो नहीं आ सकता ना कि पार्लियामान बनानी उसको शक्ति थी, या ये भी एतराज़ नहीं आ सकता कि आर्टिकल 199 में लॉ की बात नहीं की गई है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ आ गया तो वो आ गया। तो आपने जो रूल्स फ्रेम करने हैं वो यकीनन आपका इख्तियार है, मगर हमने आपको ये कह दिया, इस दस्तूर ने आपको ये कह दिया कि जो आप रूल्स फ्रेम करेंगे वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन होंगे एंड दी लॉ। और एंड दी लॉ क्या है? वही लॉ है जिसको आपने सस्पेंड कर दिया। ये है सारी। चलिए ठीक है सर, ये एक नुकता दिया गया, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है ना कि एक कमेटी जो है ना वो एक शख्स जो है ना वो बेंचों की फॉर्मेशन नहीं करेगा, उसकी जगह पे एक सीनियर कमेटी जिसमें आप भी शामिल है, आप जो है ना वो आप और 2 लोग और बैठ के विद मेजॉरिटी जो ना फॉर्मेशन अब सर आपका तो 2 आने वाले जो है उसमें वुड बी या एक्सपेक्टेड चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है कामरान साहब, मैं दोबारा सर लौट के आता हूं आर्टिकल 191 का। सर मैं समझ लिया, मेरे साथ दोबारा इरफान कादिर में है। इरफान साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइन ड्रॉप हो जाती है सर। मैं चाह रहा था, आपने कहा कि अब ये देखना है कि किस हद तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आगे ले जाती है। सर मेरा सवाल ये था, पार्लियामान जो सर इस वक्त अपनी करारदादों के जरिए बहुत सी एक तरह से पोस्चरिंग हो रही है, आज भी पास हुई कि जो 8 रुकनी बेंच है उसको तहलील करने का मुतफिका मुतालबा किया गया, कसरत राय से मंजूर, फिर जो 21 अरब रुपए थे उसे भी इलेक्शन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसे भी मुस्तरद कर दिया। क्या पार्लियामेंट ये जो सर करारदादे दे रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है वो रिवर्स हो सकते हैं? इरफान कादिर साहब जी, इरफान साहब
जी जरा रिपीट करें जी, आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रहा था कि जो आपने कहा कि ये अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट कहां तक इस मामले को आगे ले जाती है। सवाल यह था कि क्या पार्लियामान जो करारदादे सर मंजूर कर रहा है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए आप लोगों ने रिलीज करने हैं, आज पार्लियामान ने सर वो इलेक्शन अखराजात बिल मुस्तरद कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को करारदाद के जरिए मुस्तरद किया जा सकता है? और साथ में जो 8 रुकनी बेंच है उसकी तहलील के हवाले से भी कहा है कि वो तहलील कर दिया जाए जो चीफ जस्टिस साहब ने तश्कील दिया है। क्या पार्लियामेंट इसका मजाज है? इसकी मुस्तरद करने की जरूरत ही नहीं है, इसकी हैसियत ही कोई नहीं है। इस फैसले की क्या हैसियत है कि वो कह रहा है कि पार्लियामान तो वो तो 10 दिन के बाद कानून बन जाएगा और उसके बाद जो बेंच बनेगा वो खुद ब खुद सारी चीजों से डील कर लेगा, खत्म हो गई बात। इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये तो चीफ जस्टिस साहब जो है ना एक बंद गली में आ गए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एक आखिरी हरबा, आखिरी इख्तियार इस्तेमाल, यानी उनकी आप कमजोरी और इसका अंदाजा लगाए तो इतने हो चुके हैं कि उन्होंने 8 जजेस जो थे उनमें से 4 हमख्याल और 3 वो जिनको आउट ऑफ टर्न सुप्रीम कोर्ट में वो लेके आए उनको मिला लिया है और बाकी तमाम सीनियर जजेस को इग्नोर किया। यानी एक भी डायसेंट वो बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। उनको पता है कि वो इतनी वीक फुटिंग पे है कि एक भी डायसेंटिंग व्यू अगर बेंच पे आ गया, और आज भी वो एक वकील साहब जो थे उनको जब ये सुन रहे थे तो सुना है कि खामोशी से सुन रहे थे। ये वो बेंच है जो कि किसी की बात ही नहीं सुनता और 40 मिनट तक वो सुनते रहे और जजेस को सुना है, कुछ मैंने जो तबसरे सुने हैं कि उनको नींद आनी शुरू हो गई थी और वो एक ही बात सुनते चले जा रहे थे। तो ये अब बिल्कुल बंद गली में आ चुके हैं मौजूदा चीफ जस्टिस, और जैसे ही वो लॉ आएगा उसके बाद जो बेंचेस बनेंगे और वो जो 3 की कमेटी है ये सस्पेंड हो ही नहीं सकता। लेकिन इरफान साहब मैं कटा कलामी के मकसद ये बताएगा कि ये जो अमल दरामद से रोक दिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली 20 अप्रैल को ये लॉ बन जाएगा इस फैसले के बावजूद जाएगा। और वो 2 जजेस जो है ना वो जब बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे तो चीफ जस्टिस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, उस वक्त उसी वक्त खत्म हो जाएंगे और उनको रास्ता नहीं मिलेगा कि इन्होंने जाना किधर है। ठीक है सर, ये आपका नुक्ता है। इस पे मैं चाहूंगा कि कामरान साहब, सर आप मुतफिक है इरफान कादिर साहब की राय से कि जब ये लॉ बन जाएगा जो आपके पार्लियामान ने, जो आप मेंबर हैं, उन्होंने पास किया है, तो ऑटोमेटिकली जो ये 8 रुकनी बेंच है ये खत्म होगा और वो लॉ आ जाएगा और फिर उसके मुताबिक नया बेंच कंस्टिट्यूट होगा जो 3 रुकनी कमेटी करेगी। सर कामरान साहब, यू एग्री? 2-3 बातें समझिए। इरफान कादिर साहब ने 4 और 3 की तो बात की, और 7-8वें वो हैं जो जिनके हवाले से जिनके इख्तियारात की तकसीम का मसला है। यानी मेरे अगर इख्तियारात की तकसीम का मामला हो तो फिर मैं उस बेंच में बैठ सकता हूँ। आंसर आपको ख़ुद ज़्यादा मुझसे बेहतर आता होगा। तो ये एक सूरत तो ये हो सकती है। इसके अलावा एक सूरत मेरे ख्याल में वो रीलॉन्चिंग ऑफ अगेन जो है ना उस बिल को रिपीट करना, किसी थोड़े बहुत उसमें उसकी नोक पलक सवार के, एक ये हो सकती है। मगर इसमें ये जो रिवर्सल ऑफ डिसीजन है ऑफ सुप्रीम कोर्ट जी, ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। मगर इस जूरिस्प्रूडेंस को जो है पाकिस्तान में डेवलप करना पड़ेगा। दुनिया की बहुत सारी जगहों में शायद ये है। अच्छा। 2 चीज़ें जो है ना जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं जो है ना वो आपके फैसलों का इसी तरह से, पार्लियामान के फैसलों का इसी तरह से वो हशर जो है ना वो जहाँ पे पसंद नहीं आएंगे वो कहीं ना कहीं पे मोड़ के वो कर लेंगे। आपको याद होगा 18th अमेंडमेंट के बाद ज़बरदस्ती 19th अमेंडमेंट करवाई गई थी। ठीक है। अब इस कानून के साथ जो है ना वो जिस तरह से वो किया गया है, तो वो 2 चीज़ें आपको डेवलप करनी है। एक ये कि आपको ये जूरिस्प्रूडेंस जो है ना डेवलप करना है कि आपकी पार्लियामान जो है ऐसे फैसले, जैसे भुट्टो साहब के केस का फैसला है, जैसे मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस का फैसला है, जैसे 63A वाले केस का फैसला है, जैसे ये है फैसला, इनको रिवर्स कर सके। ये एक जुरिस्डिक्शन आपको ये डेवलप करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, कहीं पे भी जो है वो अपना एहतसाब कोई भी अदारा खुद नहीं करता। पार्लियामान के लोग मेरा एहतसाब जो है कोई और अदारा करता है। ठीक है। बाकी जो है ना 1-2 अदारे पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनका एहतसाब वो कहते हैं हम खुद ही करेंगे, हमारी मर्जी होगी तो हम कर लेंगे, हम नहीं करेंगे तो ये एहतसाब। सर आपको नुक्ता आ गया। मैं चाहूंगा साकिब से भी मैं सर जानना चाहता हूँ। मैं कामरान साहब जी सर, मैं सर नुक्ता आगे साकिब आपकी इस हवाले से क्या रीडिंग है जो इरफान कादिर साहब ने उठाया है? ये जो तहरीरी हुक्मनामा है, इरफान कादिर साहब वो भी माशाल्लाह बड़े नोटेड लॉयर हैं, अटॉर्नी जनरल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बेंच तहलील हो जाएगा और फिर जो कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी वो नया बेंच तश्कील देगी। जी, इरफान कादिर साहब की राय मोहतरम है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद ऐसी सिचुएशन उस तरफ ना जाए, क्योंकि बज़ाहिर जो है जो भी आप कहें कि हम ख्याल जो है वो जजेस बैठे हुए हैं, हम ख्याल बेंच है,
या जिस तरह भी जो है वो बेंच बनाया गया उस पर एतराज़ात भी हैं, जो पीडीएम की गवर्नमेंट के भी पार्लियामान से वो करारदादें भी आ चुकी हैं, लेकिन बहरहाल वो ज़्यादा हैं, मतलब 8 जजेस जो है वो 15 में 8 मेजॉरिटी होगी, 8 जो है वो फैसला कर चुके हैं और 2 मई तक उन्होंने किया है कि इट मीन कि 2 मई तक तो इसका नहीं होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि कल वाला जो यहाँ पे चैम्बर हेयरिंग होने जा रही है उसकी डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली मैं इसलिए कहूँगा कि जो आउटकम उसका होगा उसके साथ इस पे भी आएंगे, क्योंकि उसका भी डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट आ रहा है। वहाँ पे भी सिर्फ जो अफसरान हैं उनको बुलाया गया है, हुकूमत के नुमाइंदा के तौर पर अटॉर्नी जनरल होंगे और इसके अलावा जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, सेक्रेटरी खजाना है, जितने भी रेलिवेंट जो सेक्रेटरीज हैं उनको बुलाया गया है। और उनको जो ऑर्डर जारी हुआ है उस ऑर्डर में बड़ा स्पेसिफिक ये लिखा हुआ है कि ये हुक्म अदूली हुई है, और हुक्म अदूली में लॉ में ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि उसके क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये उसमें लिखा हुआ है। नोटिस इशू है रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये लिखती है कि कंटेम्प्ट भी है, लेकिन हमारे मद्देनजर जो है वो फंड्स की फराहमी है। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कल की जो चैम्बर हेयरिंग होगी उसका जो आउटकम होगा उसके बाद, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ये फंड्स देने हैं, तो वो कैसे सेक्रेटरी खजाना जो है वो फंड्स दे सके, या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट फंड्स जो है वो कोई ऑर्डर करेगी, ये भी एक गैर मामूली सिचुएशन होगी। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये चीजें जो है वो 20 अप्रैल से पहले किसी ना किसी नुक्ते की तरफ चली जाएंगी, लेकिन डायरेक्टली ये कहना मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सिचुएशन बने कि वो बजाते खुद जो है वो बेंच ही खत्म हो जाएगा या उसका फैसला ही खत्म हो जाएगा और 20 तारीख को जो है वो जो कानून है वो फील्ड में आ जाएगा। इरफान कादिर साहब, सर आप हैं हमारे साथ? जी मैं आपके साथ। सर मैं ये भी जानना चाहूंगा, सर कल जो इन चैम्बर हियरिंग है उसमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है, सेक्रेटरी रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी कानून, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इन चैम्बर बुलाया गया है। जो सर जो 4 अप्रैल का फैसला है उस पर जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार साहब की जानिब से इशू हुआ है उसमें कहा गया है कि ये अदालती हुक्म अदूली हुई है और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो वो भी सबको इल्म में है। सर कल की हियरिंग आप उसको कितना अहम करार दे रहे हैं? क्या वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज के तौर पे इसको लिया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कमरान मुर्तजा साहब ने भी कुछ बातें की जिसमें उन्होंने कहा कि हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं जूरिस्प्रूडेंस के डेवलप करने पड़ेंगे। तो वो उनकी बात अपनी जगह ठीक है कि हमें बहुत सारी जूरिस्प्रूडेंस तो डेवलप करनी पड़ेगी और वो जो रिवर्सल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और वो सारी उन्होंने बात की। लेकिन यहाँ पे एक और इशू उठ रहा है, यहाँ पे ये सो कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस ये टकरा गई है लेजिस्प्रूडेंस से, और जब लेजिस्प्रूडेंस से टकरा जाती है सो कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस तो फिर प्रूडेंस किधर है? वो पार्लियामान का फैसला होगा कि प्रूडेंस किधर है, या फिर अवाम का फैसला होगा उस सूरत में। अच्छा, प्रूडेंस जो है, प्रूडेंस की तरफ आते हैं कि प्रूडेंस क्या है। चीफ जस्टिस साहब चाहते हैं कि एक फर्द वाहिद जो है वो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करे, जबकि पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट हो और एक फर्द वाहिद ना करे। तो प्रूडेंस तो ये कहती है कि इदारा जो है वो फर्द वाहिद के नीचे नहीं आ सकता, बल्कि तमाम अफराद जो इदारे में है उनको आपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए लाना है, यानी इंडिविजुअल्स के जरिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करनी है, ना कि इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करके आपने इंडिविजुअलाइजेशन की तरफ जाना है। सिंपल एज दैट। तो ये तो मैं जवाब दे रहा हूँ। कमरान मुर्तजा साहब ने जो बात की है मैं उनकी जनरली उनकी बातों से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक मजीद एंगल इसमें आपको बता रहा हूँ और इस पे कोई उभाम नहीं है। और सेकेंडली ये ऑर्डर जो है वॉइड अब इनिशियो है, जैसे कमरान मुर्तजा साहब ने कहा, इसलिए कि एक तो वो मैंने बात की थी 4-3 की, उस वजह से वॉइड अब इनिशियो है। दूसरा जो कमरान मुर्तजा साहब ने कहा, ठीक कहा कि ये इसलिए भी वॉइड अब इनिशियो है कि एक ऑर्डर आ चुका था सुप्रीम कोर्ट का कि इस तरीके से बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। तो लिहाजा मैंने कहा कि जब वो लॉ किक इन कर जाएगा, जब वो कानून बन जाएगा, तो उस दिन जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद डोगर जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे उसमें वो ये मामले रखेंगे और इस ऑर्डर को वो कहेंगे कि ये लॉ को डिफीट करने के लिए बनाया गया था, लिहाजा ये बेंच की बुनियाद ही गलत है और एक नया बेंच वो बनाएंगे 8 जजेस का, नहीं तो 9 का बना देंगे। वो 9 जजेस का जब बेंच बनेगा तो ये फैसला जो है ये भुसम हो जाएगा और चीफ जस्टिस साहब को या तो इस्तीफा देके भागना पड़ेगा और या फिर उनको फेस करनी पड़ेगी प्रोसीडिंग कंटेम्प्ट की, और उनको फेस करनी पड़ेगी प्रोसीडिंग सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की।
जो साकिब साहब ने नुक्ता उठाया है, जो कल की सर इन चैम्बर हियरिंग है वो भी तयन करेगी कि मामला क्या रुख इख्तियार करते हैं। वो जो पंजाब में 14 मई को इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का 4 अप्रैल का फैसला है, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग, अगरचे वो एक मामला डिफरेंट था, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब को तौहीन अदालत केस में नाअहल करार दिया है, तो पीटीआई की बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना, फवाद चौधरी साहब को, कि जी अदालत जो है उसकी अगर हुक्म अदुली होती है, तौहीन अदालत होती है, तो उसमें नाअहली होती है। तो कल की जो प्रोसीडिंग्स है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या वो भी कोई तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स का आगाज है, या आप समझते हैं वो एक हियरिंग उसके बाद पता चलेगा मामला क्या रुख इख्तियार करते हैं? कामरान साहब, वैसे पीटीआई को किसने कहा है कि वो तर्जुमान का किरदार अदा करे अदालतों का, और वो आके उनकी जो है ना उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उनका हर एमपीए हर एमएनए 5-5 7-7 उन्हीं के वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल किया सर, तनवीर इलियास साहब को जो है ना उनको किसने दिया है? उन्हीं के वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल किया है। हाँ, तो वो तनवीर इलियास साहब जो है ना वो तो अपनी वजह से कहीं से नाअहल हुए हैं। उसमें मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है वो उनकी नाअहली के हवाले से, उसमें शायद सारा कुछ हेस्ट में हुआ है। अच्छा, उनको शो का शायद नहीं दिया। बाकी मामले का तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है कि वो क्या कहते रहे या क्या करते रहे। बाकी कभी कभी टीवी में उनको किसी खूबसूरत अंदाज में मैं भी देख लेता हूँ, मगर जो उनकी बाकी चीज़ें हैं वो उससे कतई नज़र एक चीज़ जो इसमें जो मुझे पिंच कर रही है इस सारे मामले में, कि विदाउट शो काज जो है ना वो कैसे कर दिया। और यहाँ पे अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक और वज़ीर-ए-आज़म को जो है इस तरह से करने की कोई इस तरह से बात है, तो इससे पहले जो है ना एक तारीख में एक वज़ीर-ए-आज़म को फांसी दे दी गई, उस फैसले पे कोई जो है ना रिलाई नहीं करता। एक वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो बल्कि 2 वज़ीर-ए-आज़म को जो है ना स्टेप डाउन होना पड़ा, एक को तौहीन अदालत में और एक को पनामा से इकामा में। तो कोई बात नहीं है, ये पार्लिमान और पार्लिमान से मुतल्लिक लोग ये हमेशा कुर्बानियाँ देते आए हैं, और अगर कोई और भी कुर्बानी होगी तो मेरा ख्याल है पार्लियामान जो है इसके लिए तैयार। आप अच्छा, कुर्बानी के लिए तैयार है? आपको जमहूरियत के लिए, जमहूरी कदरों के लिए जो है ना वो लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और उसके बाद जो है ना इस मुल्क में एक हकीकी जमहूरियत जो है, जो कि जिसके लिए मुल्क जो है 75 सालों से जो है ना वो तरसता है, वो शायद बहाल हो पाए। अच्छा, आपने कहा कुर्बानी के लिए तैयार है। और साकिब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मंतकी एजाम जो इरफान कादिर साहब, एक उनका जो ओपिनियन है उन्होंने जो बताया है, उस पर आप चूँकि कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको क्या सेंस मिलता है सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाते हैं और रिपोर्ट करते हैं? क्या आपको लगता है जो कादिर साहब का, इरफान साहब का है, कि शायद उनके मुताबिक बंद गली में इस वक्त मामला जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के? बिल्कुल जो है वो बंद गली में जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उसूली तौर पर ये इख्तलाफ किसी भी पार्टी की वजह से नहीं है। जो वकला बॉडीज़ हैं वो भी पार्टी की वजह से इख्तलाफ नहीं कर रही, उसूली इख्तलाफ कर रही हैं कि ये जो इस किस्म की पावर्स जो चीफ जस्टिस के पास हैं, अगर इस तरह रहेंगी तो मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। 22 फरवरी से लेकर आज तक तकरीबन इतना बड़ा हिजान बर्पा हो गया है, अदलिया और हुकूमत आमने सामने आ चुकी हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि जो इख्तियारात का जो रेगुलेट नहीं किया गया, चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात है रेगुलेट नहीं हुए, जिसकी कानून साजी हो रही है, ये सबसे बड़ी वजह है। ये जिस दिन तक खत्म नहीं होगी ये मामलात आगे बढ़ते जाएंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बेहतरी की जो है तो ये कानून साजी की जो टाइमिंग है इस पे भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं, आप इस हवाले से क्या राय है? बिल्कुल, ये टाइमिंग की तो मैं बिल्कुल बात करूंगा कि ये पहले भी हो सकती थी, क्योंकि बज़ाहिर एक तासुर जो है वो जुडिशरी में भी ये गया है कि इस वक्त क्योंकि हुकूमत के खिलाफ शायद कोई ऐसे फैसले आ रहे हैं, सोमोटो लिया गया, फिर ऑर्डर हुआ इलेक्शन का, फिर दोबारा उस पर समाअत हुई, तो ये एक तासुर तो बहरहाल है कि ये जो वक्त है, ये जो तयन किया गया है इस वक्त कानून साजी का, उसके पीछे ये एक विजडम है हुकूमत, क्योंकि एंटी एक जा रही है, हुकूमत इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, तो ये एक सिचुएशन है। अच्छा, इरफान कादिर साहब, सर आर्टिकल 191 का मैंने सवाल पूछा था, आर्टिकल 190 भी है, उसमें सर लिखा है कि तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सर जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है, कल जब वो तमाम हुकूमती सेक्रेटरी साहिबान जब जाएंगे, तो इस आर्टिकल के तहत उन पर लाजिम नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए हैं 3 रुकनी बेंच ने, उस पर अमलदारी करे? बिल्कुल लाजिम नहीं है, बल्कि ये ऑर्डर को इग्नोर करना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए, उसकी वजह ये है कि आर्टिकल 190 जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अथॉरिटीज की बात करता है, वो इन्होंने इन्वोक किया है इस वक्त ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 184(3) की, और 184(3) जो है वो सब्जेक्ट है, ताबे है क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175 के, ये लिखा हुआ 183 में।
183 स्टार्ट ही ऐसे होता है कि सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175, और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175 कहती है कि किसी भी अदालत को, सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडेड, कोई भी इख्तियार हासिल नहीं होगा जो कि उसको कानून या आइन ने इख्तियार नहीं दिया। क्योंकि इलेक्शन की डेट देना इख्तियार ना किसी कानून ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है, ना किसी आइन ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है, लिहाजा वो 190 के जुमरे में वो ऑर्डर उनकी जुरिस्डिक्शन का ही नहीं है जिससे कि वो 190 इन्वोक कर सकें। और वैसे आपको बताऊं कि जहां तक आज के केस का ताल्लुक है तो वहां पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अथॉरिटी का लफ्ज तो है, लेकिन वहां पे जो लेजिस्लेचर है उसको बाहर रखा गया है, क्योंकि लेजिस्लेचर जो है वो मदर ऑफ ऑल लॉज है। उसने जो कवानीन बनाने हैं सुप्रीम कोर्ट उसके ताबे है। इन्होंने उसको भी डिफाई किया है, उसकी भी डिफाइंस की है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और मैं साकिब साहब से भी एग्री कर रहा हूँ और कमरान मुर्तजा साहब से भी, और खुद भी इस बात की तईद कर रहा हूँ कि इस वक्त चीफ जस्टिस बंद गली में आ चुके हैं। अब उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि अगर किसी तरह से वो अकेले ना जाएं बल्कि सारे जज निकाले जाएं, वो उस तरफ जा रहे हैं अब। तो वो उस तरह से वो समझेंगे कि मैंने एक स्टेलमेट कर दिया था। वो नहीं चाहते कि वो अकेले निकाले जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनली वो खुद ही मिसकॉन्डक्ट में और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इवेंचुअली फंसेंगे। फिर वो क्या करेंगे, वो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी उनके लिए। जी कमरान साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमीशन खत लिखा था सर, चेयरमैन सेनेट को, कौमी असम्बली स्पीकर को, एक कमेटी तश्कील दे दी गई, उसका आप भी सर मेंबर हैं। उन्होंने इख्तियारात मांगे, उन्होंने कहा कि जो फैसले हुए हैं 4 अप्रैल का, उससे पहले 1 मार्च का, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं उनमें कमी वाक़िया हुई है। तो सर उसके हवाले से जरा तफसीलात बताएंगे, उसका नोटिफिकेशन हो गया है, आप लोग क्या करने जा रहे हैं आइंदा 10 दिनों में उस हवाले से? कामरान साहब, कल सुबह कमेटी का इजलास है 10:30 बजे, और सुबह जो है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी हम तय करेंगे, उस कमेटी के कन्वीनर का भी इंतखाब करेंगे। तो कल के बाद फिर उसको जो है ना वो फास्ट ट्रैक पे ले आएंगे इस मामले को। वैसे जो मेरा अपना व्यू है और मेरे दोस्तों का भी व्यू यही होगा कि अगर आर्टिकल 218 को पढ़ें और फेयर और फ्री इलेक्शन के मामले को जब आप इनलार्ज करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को इनलार्ज करेंगे, तो उसमें तमाम तर इख्तियारात जो है वो इलेक्शन कमीशन के ही पास होते हैं और होने चाहिए, और उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो ये जुरिस्डिक्शन किसी सूरत में जो है ना उनसे कोई भी अदारा, वो जितना भी वो अहम हो, जितना भी उससे बड़ा हो, वो नहीं ले सकता। बुनियादी इख्तियार उन्हीं का है। तो कल उस मामला जो है ना वो कल के बाद जो है वो आ जाएगा फास्ट ट्रैक पे। ये 184(3) के हवाले से वो एक केस आपको याद होगा, मुझे ऐसे बैठे बैठे याद आ गया। कौन सा? वो अतीका ओडो वाला। जी जी। उसमें उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि 2 बोतल शराब जो है ना वो शायद बाहर से आई थी। जी जी। वो 10 साल के बाद भी मुझे जो है ना वो केस जो है वो चलता हुआ नजर आया था। वो एक उसको उन्होंने वो सो मोटो में ले लिया था। लेकिन कामरान साहब, में लेने की एक जस्टिस साहब ने नाम नहीं लिया था क्योंकि वो डिफेंड नहीं करेंगे इस वक्त। कामरान साहब, लेकिन सर आपने वो तो मिसाल दी अतीका ओडो की सर मिसाल दी साहब से एलिजिबली उनका कोई ताल्लुक था। जी जी सर, आपने सर उसकी मिसाल दी, लेकिन सर आपके मुखालफिन कहते हैं कि आपकी हुकूमत भी सो मोटो नोटिस ही के नतीजे में आई है। कामरान साहब, तो वो कहते हैं ये चेरी पैकिंग नहीं होनी चाहिए, वो भी सो मोटो ही था। आपकी हुकूमत जो आई तहरीक अदम एतमाद को रीइंस्टेट मैं बता दूं, उसकी कुछ वजाहत कर दूं? करें ना सर, ये तो आप पे बड़ा ज्यादा बात की जाती है कि जो फैसले आपके हक में है वो बहुत अच्छे हैं, जो मुखालिफत में आ जाते हैं उसमें फिर आप मैं बता देता हूं, करते हैं। इरफान कादर साहब शायद उस दिन मौजूद थे इस केस की हेयरिंग के दौरान। वो मुझे जो है ना इस बात की शायद तस्दीक कर दें या तरदीद भी कर सकते हैं, उनका इख्तियार है। मगर इसमें एक ऐसा स्टेज आया था जहाँ पे प्रेस किया गया था बेंच की जानिब से नए इलेक्शन के लिए, और उसके बाद जो अगर आपको भी शायद याद होगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस मामले को किसी हद तक रेस्क्यू किया था कि जी हम तो इलेक्शन नहीं करवा सकते आइंदा इतने महीने। तो ये बात आप सबको याद है या नहीं है याद? अगर आपको याद नहीं है तो मुझे याद है, मगर जरा अच्छा साकिब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? ये जो क्लैश है अवॉइडेबल या नहीं आप समझते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खुदा ने? क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद ने जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो ताहुक्म सानी अमल दरामद रोकने का फैसला, इसे भी मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। दरमियानी रास्ता तो मुझे नहीं नज़र आता। दरमियानी रास्ता हो सकता था 22 या 24 फरवरी को, जब ये बेंच 9 रुकनी बेंच ने ये कहा था कि ये हाई कोर्ट्स मामला देख लें, उसके बाद हम देख लेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट्स को भेज देती, फिर भी सुप्रीम कोर्ट आता, फिर भी ये फैसला अब तक हो चुका होता।
तो उसके बाद कई मौके ऐसे आए हैं कि जहां पे ये लगा, जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात की बात हुई, फिर अटॉर्नी जनरल मिले, ये खबरें जो आई हैं, लेकिन अंदर की जो खबर वो ये है कि अभी तक बिल्कुल कोई बर्फ नहीं पिघली, कोई सिचुएशन जो है डेवलप नहीं हो रही। जो जजेस, आपने फिर कल जो है वो एक्ट देख लिया कि जो बेंच है, वो जो बेंच बना, उसने एक बड़ा क्लियर पिक्चर दी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर क्लियरली एक रिफ्ट जो है वो मौजूद है, ग्रुपिंग मौजूद है बाकायदा तौर पर। तो इसलिए बज़ाहिर मुझे ऐसे नहीं लगता कि कोई बहुत जल्द जो है वो मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। चलिए, हमारा वक्त खत्म हो जा रहा है, लेकिन थैंक यू सो वेरी मच साकिब, आपका बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब और सर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सर इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। आप आते हैं हमारे शो में, हमें ऑनर करते हैं और अपना एनालिसिस देते हैं। व्यूअर्स, ये सिचुएशन है एज वी स्पीक। सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद रोक दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, तहरीरी हुक्मनामे को मुस्तरद कर दिया है। कल इन चैम्बर हियरिंग है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 21 अरब रुपए देने का पंजाब और केपी में इलेक्शन का, आज कौमी असम्बली ने 21 अरब रुपए से मुतल्लिक जो इलेक्शन अखराजात बिल है उसको मुस्तरद कर दिया है। तो इस वक्त अगर ये कहा जाए कि मुकन्ना और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हैं तो मेरे ख्याल में मुबालगा आराई नहीं होगी, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो क्लैश है वो ना हो और ऐसी सिचुएशन निकले जिसमें सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान की जो इख्तियारात हैं, आज़ादी हैं अपने दायरेकार में, वो अपनी जगह कायम रहें और विन विन सिचुएशन हो तमाम फरीकैन के लिए। वी कैन विश देम गुड लक। और इसके साथ जो प्रोग्राम में गुफ्तगू, इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा फेसबुक और ट्विटर पर। मुझे सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।